कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम 7 जुलाई 2019 सीटेट पेपर सेकंड में पूछे गए 60 क्वेश्चनों में से 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। बच्चों मैं आपको एक क्लास में लगभग 4 से 5 टॉपिक ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर कराऊंगा, जिससे कि लगभग 15 पेपर में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करा दूं और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। आज की क्लास में 1 से 30 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन में वायुमंडल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको कंप्लीट वायुमंडल कवर कराऊंगा। इससे पहले क्वेश्चन में अक्षांश देशांतर का आपका ये क्वेश्चन है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कि टाइम जोन कैसे निकालते हैं, एक देश का यदि टाइम जोन पता है तो दूसरे देश का कैसे निकालते हैं, उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं आपको बेहतरीन तरीके से कवर कराऊंगा ट्रिकी अप्रोच के साथ। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। ये क्लास आपकी सीटेट 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हीं स्लाइडों से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभिलक्षण ए, जब लंदन में अपरांत के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपरांत का समय होगा। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको देखो ये पूरा ट्रिकी अप्रोच के साथ पूरा अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक कवर कराता हूं। अब देखिएगा कैसे। अक्षांश रेखाएं, एक होती है आपकी अक्षांश रेखाएं, एक होती है आपकी देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है? जो आपकी पूर्व से पश्चिम में होती है, पूर्व से पश्चिम की साइड होती है, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं आपकी ये होती है। क्लियर है जी। अब मैं थोड़ा परिभाषा बताता हूं, फिर टाइम जोन कैसे निकालते हैं साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं। अक्षांश रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है? उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। अब जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो टाइम जोन है 82.5 डिग्री के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं, जो कि इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरता है। वो कैसे आता है? 82.5 डिग्री। और जो भारत का समय है 5.5 घंटे आगे है, वो 5.5 घंटे आगे कैसे है? क्लियर है जी। चलो देखते हैं। देखिएगा सभी स्टूडेंट, जैसे कि आपके सामने थ्योरी में दिखाई दे रहा है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय। नोट करके देखिएगा, पृथ्वी को एक देशांतर पूरा करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये 4 मिनट कैसे आता है देखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं। आप जब आपको ये पता है 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, भारत का समय कितना है? 82.5 डिग्री। जब 82.5 की गुना आप 4 में करोगे, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 32 320 और 8 328 और आध्यात्म को 4 बार डिवाइड करोगे 2 ही हो जाएंगे। 330 मिनट निकल कर आएगी। कितनी मिनट निकल कर आएगी? 330 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस आएगा। इस प्रकार आप पूरे भारत में, पूरे विश्व में किसी का भी टाइम जोन निकाल सकते हो। कितने डिग्री पर, यदि टाइम का पता है किसी देश के आपको, तो कितने डिग्री पर उस देश का अक्षांश देशांतर होगा, ये आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को अच्छे से कवर करना है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। कितना डिग्री है बच्चों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का समय मानक समय उससे GMT समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। 82.5 की गुना 4 में की 330 मिनट में आपको बता चुका हूं। जो 82.5 डिग्री रेखा है भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 में। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 राज्य हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन क्या बन सकता है? डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि भारत की अवस्थिति में विस्तार कितना है। भारत की अवस्थिति विस्तार कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और इसके बाद आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का क्या है बच्चों? अक्षांश व देशांतर विस्तार है। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, एक तो लंबाई ये है, एक लंबाई ये है, डायरेक्ट पूछी जाती है। ये पूर्व से पश्चिम लंबाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई। अब ये बताओ कौन सी लेंथ ज्यादा है? ये वाली लेंथ ज्यादा है ना। एक डिजिट आएगी, देखो याद कैसे करोगे? 1 2 3 4 3214 किलोमीटर तो है उत्तर से दक्षिण विस्तार, और 2933 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको ये भी पता होना चाहिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3287 263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है जी। भारत का जनसंख्या के आधार पर दूसरा नंबर आता है, और जनसंख्या के आधार पर दूसरा, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। इसे कैसे याद करोगे? 7 के साथ एक लाइन याद रखनी है, रुक, चीन, अब, आ, भारत।
रूस आपका रूस हो जाएगा, कैस आपका कनाडा हो जाएगा, नंबर 3 पे चीन हो जाएगा, ऐसे आपका अमेरिका हो जाएगा, बैस आपका ब्राजील हो जाएगा, ठीक है जी, आ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और उसके बाद भैंसा आपका भारत हो जाएगा। नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चीन, नंबर 4 ऐसे अमेरिका, 5 पे बैस है ब्राजील, 6 पे आ से ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर अपना देश प्यारा भारत। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी देखो टाइम जोन का ही है। समय टाइम जोन क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी। इससे पहले क्वेश्चन का आंसर शायद मैंने नहीं बताया आपको, देखिएगा अब बता देते हैं इसका आंसर। देखिएगा कथन हमने पढ़ लिया, कारण हमने पढ़ लिया, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं सही क्यों है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों को देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को, बी क्या कहता है, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। थर्ड क्या कहता है, प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का राइट आंसर होगा ए, बी, सी तीनों सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाता है बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संपूर्ण पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 टाइम जोनों में बांटा गया, बिल्कुल सही है। प्रत्येक समय में प्रत्येक जो आपका टाइम जोन है 15 डिग्री के बराबर होता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है देशांतर के, और पहले वाला भी आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की सतह से शुरू पर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। अब आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में पूरा वायुमंडल कवर कराता हूं, क्योंकि वायुमंडल से क्वेश्चन निश्चित है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में हमारी कितनी परतें होती है, 5। नंबर 1 नाम क्या है, सौमंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। नंबर 2 समतापमंडल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। नंबर 3 मध्यमंडल, नंबर 4 आयनमंडल, नंबर 5 वायुमंडल। ये 5 टोटल वायुमंडल के हमारे परतें हैं। अब क्वेश्चन यहां से क्या पूछे जाते हैं, सौमंडल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायुमंडलीय घटनाएं किस परत में पाई जाती है, ये आपकी सौमंडल में पाई जाती है। सबसे ज्यादा घनत्व किस लेयर का होता है, ये भी आपका सौमंडल का होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस में देखने को मिलता है, ये भी आपका सौमंडल में मिलता है। सौमंडल की लंबाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर तक होती है। सौमंडल का अन्य नाम क्या होता है बच्चों, संवहन मंडल इसे कहा जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरी लेयर जो होती है समतापमंडल। समतापमंडल की लंबाई कितनी है, पृथ्वी की मतलब सतह से लगभग 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं। ओजोन लेयर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन लेयर किस परत में पाई जाती है, ये समतापमंडल में पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंचा रही है, जो मैग्नेटिक किरणें है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंचा रही है, उन्हें रोकने का कार्य किसका, ओजोन लेयर ही हमारी रक्षा करती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ताप समान कौन सी लेयर में होता है, समतापमंडल में होता है। मौसमी घटनाएं कौन सी लेयर में नहीं होती, ओजोन लेयर में नहीं होती। क्लियर है जी। मध्यमंडल की बात करते हैं, लगभग एक पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर तक क्या होता है आपका मध्यमंडल होता है। 80 से 640 किलोमीटर तक आपका आयनमंडल होता है। जितने भी आपके सैटेलाइट होती है, रेडियो तरंगे होती है, परावर्तित होती है, ये सभी कहां से होती है बच्चों, ये आपके आयनमंडल से होती है। सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक सतह या जो आपका परत है उसे क्या कहते हैं, उसे सौमंडल कहते हैं, और सबसे बाह्य सतह को वायुमंडल कहा जाता है। एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। बच्चों मैं एक क्लास में आपको 30 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। 30 क्वेश्चन में मेरा प्रयास ही रहेगा लगभग 4 से 5 टॉपिक आपको कंप्लीट करा दूं, जिससे कि लगभग 15-20 जो हमारे प्रीवियस ईयर है उसमें ही मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करा दूं, जिससे कि अलग क्लास आपको देखने की आवश्यकता न पड़े। आपके प्रीवियस क्वेश्चन भी कवर होंगे और टॉपिक भी साथ के साथ कवर होते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। नंबर 1 मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। नंबर 3 पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आयनमंडल बनना। नंबर 4 पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी का परिक्रमण एक ही दिशा में अपने अक्ष पर झुके रहना इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। क्वेश्चन नंबर 5 से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन। अब ये क्वेश्चन तो रिपीट होने वाला एग्जाम में नहीं है, लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना, क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, मैं साथ के साथ लिख देता हूं, कुछ भी पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% होती है। ठीक है जी, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। क्लियर है जी। आर्गन कितनी होती है, आर्गन इसमें दिया नहीं है, आर्गन लगभग आपकी आर्गन होती है 0.03% आर्गन है ये आपका। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्प मात्राओं में ये आपकी
हीलियम वगैरह बिल्कुल अल्प मात्रा में होती है। क्लियर है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। नंबर बी, लेब्राडोर एक गर्म धारा है। ऑप्शन सी, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवों की ओर तथा उच्च अक्षांशों में जल उष्णकटिबंधीय अथवा ये होता है, और सी, जिस स्थान पर गर्म जल्दी ठंडी जल धाराएं मिलती है मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। चलो मैं आपको इसका थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, होता कैसे है ये हमारी पूरा ग्लोबल है। ये बीचों बीच रेखा हमारी कौन सी है? 0 डिग्री होती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री के ऊपर की साइड उत्तर की साइड कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री नीचे की साइड मकर रेखा होती है। एक बात ध्यान रखनी है, 23.5 डिग्री, दोनों 23.5 डिग्री जो होती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, मैं आपको पेन चेंज करके बता दूं, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र के बीच में जितनी भी जलधाराएं होंगी वो गर्म जलधाराएं होंगी मैक्सिमम। एक कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर कोई जलधारा जाती है, जैसे जैसे वो ध्रुवों के पास जाएगी वो ठंडी होती जाएगी। इसका मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की साइड जाते हुए जलधारा ठंडी होती जाती है। दूसरा सेकंड इसके अपोजिट क्या होते हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की साइड जो जलधारा आती है भूमध्य रेखा पर आते आते वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है, उसमें जलधारा उसे बोलते हैं। क्लियर है जी। महासागरीय धाराओं के दो कॉन्सेप्ट है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा कैसे बनती है बच्चों? जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की साइड जाती है वो गर्म जलधारा होती है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है वो ठंडी जलधारा हो जाती है। क्लियर है। जहां ये जलधाराएं दोनों मिलती है वहां पर मत्स्य पालन होता है। एक होता है सारगैसो सागर का निर्माण कहां होता है? वहीं पर होता है जहां गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। इतना आपको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिमोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? नंबर 1, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध में के उच्च अक्षांशों को 50 से 70 में पाई जाती है। ऑप्शन बी, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शंकुधारी वन। शीतोष्ण शंकुधारी वन है ना बच्चों, यह विश्व के ना शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन होते हैं। इन क्षेत्रों में ना गर्मी के मौसम में तथा शीत ऋतु ठंडी होती है, इसमें ध्यान रखना है आपको, और यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। और ये शंकुधारी वन कहाँ कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। शंकुधारी वन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबोर्ग लेक, चाप झील चिन्हित है। ये आपका ऑप्शन में गलत दिया गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के मैदानी क्षेत्र है ना बच्चों, कहाँ कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश में जनघनत्व अत्यधिक है यहाँ पर बच्चों। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है जी। जो मैग्रोव वनस्पति यहाँ पर कहाँ पाई जाती है? मैग्रोव वनस्पति यहीं पर पाई जाती है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। एक क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, तैराक मर्द सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघनन बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। ऑप्शन बी, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका गलत है जबकि बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रक्षक मेखलाएं मदद करती है, कहीं में मदद करती है? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। होता क्या है बच्चों ये? रक्षक मोखला खेतों के किनारे ना बच्चों पवन की दिशा की गति को रोककर पत्तियों में ना वृक्ष और झाड़ीदार पौधे लगाकर मृदा अपरदन की रक्षा की जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ही रक्षक मेखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समय निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकृत किया जा सकता है, कैसे? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है? ऑप्शन ए, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नता मिलती है। ऑप्शन बी, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती है। ऑप्शन सी, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। ऑप्शन डी, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। बच्चों, जिन क्वेश्चनों की डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट से पूरा टॉपिक कवर कराना जरूरी है, मैं वो आपको कवर कराऊंगा। जो हमारे आपका पेडागोजी की हुई, एग्जाम्पल टाइप हुई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुए जिसमें आपका टॉपिक नहीं बनते हैं, उसके डायरेक्ट आंसर आपको बताते हुए चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लैंगिक जेंडर रूढ़िबद्धता कारण को चुनौती देता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, महिलाओं के लिए मताधिकार। बच्चों, नारीवाद राजनीतिक आंदोलन, विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलन की एक श्रेणी है। बच्चों, ये जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक लैंगिक समानता को परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को साझा करते हैं। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखित और संरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह अकबर के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी वितरण प्रस्तुत करता है। बच्चों, आईने अकबरी, अकबर का संविधान बोला जाता है इसे, ये भी पूछा जाता है अकबर का संविधान किसे कहा जाता है? आईने अकबरी को कहा जाता है। ये है ना 16वीं शताब्दी में एक लिखित एक ग्रंथ है। इसकी रचना ना अकबर के ही एक नवरत्न थे, उनका नाम क्या था? अबुल फजल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? कौन है? अबुल फजल है, उनके द्वारा की गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि किसने लिखी थी? गुरु अंगद ने लिखी थी। और एक इसमें क्वेश्चन बनता है, सिखों का धर्म ग्रंथ साहब भी इन्होंने ही लिखा था। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं के पूर्ण नागरिकता प्राप्त की जो दास नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, कलारू और नामवाली, इनमें आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि बच्चों ज्यादा थ्योरी पढ़ूंगा, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा इतना पर्पज नहीं कि क्लास ज्यादा लंबी करूं, एक बार मिलान कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन व्यापारिक केंद्रों में हुआ? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। भाई, मद्रास प्रेसिडेंसी की डेट क्या थी आपकी? 1640 में चेन्नई में स्थापित हुई थी। और बंबई प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय 1687 में सूरत से मुंबई स्थानांतरित हो गया था। और बंगाल प्रेसिडेंसी की डेट क्या है बच्चों? 1690। कलकत्ता, वर्तमान कलकत्ता में ही स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी कथनों को बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के, ऑप्शन ए क्या कहता है? बौद्ध धर्म के इन रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बी क्या कहते हैं? महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास संभवित हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों वाक्य महायान बौद्ध धर्म की विशेषता को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 26,
महलवारी और रेतवारी राज्य व्यवस्था प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए प्रयुक्त थी, जबकि रेतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ऑप्शन बी, महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रेतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सूफी संत के मकबरों को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा, इन्हें क्या जाना जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, दरगाह कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विशिष्टतावाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था, किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रामानुजी द्वारा ये किया गया था। विशिष्टतावाद कब किया गया था? 1037 से 1137 ईस्वी में इसका समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत ने 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। ऑप्शन बी, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है और बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गिरिसन नगर से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा, किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे, ये आपका सही है। ये आज की क्लास, हमारी क्लास फर्स्ट यहीं पर, पार्ट फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट सेकंड आपको 31 से 60 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।